Welcome guys, our public school online classes. Today we are going to discuss about our next part of the cell, which is known as cytoplasm. The remaining part other than nucleus is known as cytoplasm. Cytoplasm. Suppose that this is an animal cell and this is the cell membrane and this is the nucleus. Now this nucleus and this outer membrane, cell membrane, if we take out this nucleus from the cell, all remaining part within the cell membrane or plasma membrane is known as cytoplasm. अर्थात हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस को छोड़कर कोशिका मेम्ब्रेन में या कोशिका झिल्ली में जो भी पार्ट अंदर में होते हैं हम उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। एक और चीज यहाँ पर आप जानते चलिए, एक और टर्म यूज किया जाता है जिसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। और प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों को मिलाकर हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। अर्थात साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिलाकर हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। और साइटोप्लाज्म क्या होता है? अगर हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करें तो प्रोटोप्लाज्म इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म इक्वल टू न्यूक्लियस माइनस प्रोटोप्लाज्म। अब हम कह सकते हैं कि अगर हम ये जो सेल मेम्ब्रेन है चारों तरफ से घेरे हुई है सभी सेल ऑर्गेनेल्स को, अगर उसमें जितने भी बंद मटेरियल है उसमें से अगर हम न्यूक्लियस को निकाल लें तो जो भी रिमेनिंग पार्ट होगा, जो बचा हुआ पार्ट होगा, उसको हम साइटोप्लाज्म कहेंगे। अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म की जो संरचना है। तो हमारा जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तमाम सेल ऑर्गेनेल्स इसमें सस्पेंडेड होते हैं, इसमें घुले हुए होते हैं। और इसका लगभग 70 to 85% पार्ट वाटर होता है। 70 से 85% तक जो भाग होता है साइटोप्लाज्म का वो जल से मिलकर बना होता है। और जो 25 से 30% पार्ट बचता है, भाग बचता है, वो विभिन्न प्रकार की उसमें प्रोटीन, विटामिन्स और भी मटेरियल के साथ साथ सेल ऑर्गेनेल कोशिकांग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, तमाम सेल ऑर्गेनेल्स इसमें शामिल होते हैं। और ये जो साइटोप्लाज्म होता है कोशिका को एक अलग पहचान देता है, एक उसमें मैकेनिकल सपोर्ट उसको प्रोवाइड करता है और कोशिका को सूखने से बचाए रखता है। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है सेल ऑर्गेनेल, उसको हम एक और चीज इसमें जानते चलिए कि ये जो कोशिका होती है उसके अंदर का ये जो साइटोप्लाज्म होता है वो
कंटिन्यू लगातार मूवमेंट करता रहता है, अर्थात कोशिका में वो एक स्थान पर ठहरता नहीं है बल्कि वो गतिशील होता है। तो सपोज ये साइटोप्लाज्म है, इसमें भरा है और ये इस प्रकार से एरो के अकॉर्डिंग मूवमेंट कर रहा है। तो इस प्रकार की जो साइटोप्लाज्म की मूवमेंट है, गति है, उसको हम साइक्लोसिस बोलते हैं। ये जो साइटोप्लाज्म का मूवमेंट है इसको हम साइक्लोसिस बोलते हैं। आपने पैरामीशियम पढ़ा होगा। पैरामीशियम में जो डाइजेशन होता है वो साइक्लोसिस के द्वारा होता है। पैरामीशियम का अगर आप स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आप पाएंगे और इसमें जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ से एंटर करते हैं और सपोज दैट ये कोई छोटा सा ऑर्गेनिक मटेरियल है इतना बड़ा, जिसको पैरामीशियम ने निगल लिया, खा लिया, और वो फिर साइटोप्लाज्म के साथ साथ मूव करता रहेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये थोड़ा बड़ा है, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, इस तरह से ये स्मॉल छोटा होता चला जाएगा। तो इस प्रकार से साइक्लोसिस के द्वारा जो है पैरामीशियम में डाइजेशन होता है। तो यहाँ पर ये साइक्लोसिस की प्रोसेस, एक छोटा सा एग्जाम्पल पैरामीशियम का मैंने इसको लेकर आपको बताया। इसके बाद जो कोशिका में अदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, अब हम उनके बारे में एक एक सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, कोशिकाओं के बारे में पढ़ते चलेंगे। तो यहाँ पर हम जो पहला सेल ऑर्गेनेल लेते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को लेकर चलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट फॉर्म में इसको ERP कहीं कहीं पर लिखा जाता है, तो उसको आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये एक प्रकार से मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, अंतःप्रदबी जालिका इसको बोलते हैं हिंदी में। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक परत जैसी संरचना बनाए रखता है और इसी के कारण इसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और इसके स्ट्रक्चर के आधार पर अगर हम इसको देखें तो इसमें वेसाइकल्स, इस प्रकार की जो गोल संरचनाएं होती हैं उसको हम वेसाइकल्स बोलते हैं। और कुछ इस तरह से लंबी संरचनाएं पाई जाती हैं उनको हम ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। वेसाइकल्स, ट्यूब्यूल्स। और अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो दो प्रकार के जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो पाए जाते हैं। और सबसे खास बात ये कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है। मैमेलियन आरबीसी में ये एब्सेंट होता है। मैमेलियन आरबीसी, मैमेलियन आरबीसी क्या है? मैमल्स की रेड ब्लड कार्पसेल्स, अर्थात जो स्तनधारी होते हैं उनकी लाल रक्त कणिकाओं में, मैच्योर लाल रक्त कणिकाओं में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है।
तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है। पहला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनकी बाहरी सतह पर इस तरह से मोती के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको हम राइबोसोम्स बोलते हैं। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भित्ति पर ये राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, उपस्थित हैं, तब हम उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। अगर राइबोसोम्स इसकी भित्ति पर नहीं है तब हम उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ये जो अगर इसके हम फंक्शन की बात करें तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, क्योंकि इनकी सतह पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और यही राइबोसोम्स जो हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, अर्थात प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं। राइबोसोम्स की वजह से ही हमारे शरीर में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। और तो हम कह सकते हैं कि ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा जो सेल्स में मटेरियल्स होते हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पार्टिसिपेट करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो फैट के निर्माण में सहायक होता है। एक और महत्वपूर्ण जो फंक्शन है इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है? डिटॉक्सिफिकेशन जैसे कोई जो ड्रग्स होती हैं, दवाएं होती हैं, अगर उसमें कोई पॉइजन की मात्रा है, अगर उसमें कुछ जहरीला पदार्थ है, तो ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये उनको डिटॉक्सिफाई कर देता है, अर्थात उसके विष को ये निष्क्रिय करने का काम करता है। कौन? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, अर्थात जो जहरीले पदार्थ होते हैं, दवाओं के जो अवशेष होते हैं, जो पॉइजनस हो सकते हैं, शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं, उनको ये नष्ट कर देता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और साथ ही साथ जो हमारे शरीर में ग्लाइकोजन की मात्रा होती है, ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन के रूप में हमारे शरीर में एकत्रित रहता है। और जब हमको ज़रूरत पड़ती है, जब हम खाना नहीं खाते हैं या फिर व्रत रखते हैं, फास्ट जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, तो जब भी हमारा फास्ट होता है तो जो हमारे शरीर में ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में शरीर में इकट्ठा होता है और वो ग्लाइकोजन जो है फिर टूटकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो ग्लूकोज हमको एनर्जी देता है। तो यहाँ पर जो ग्लाइकोजन होता है उसको ग्लूकोज में तोड़ने का या कन्वर्ट करने का काम भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसका टाइप और फंक्शन। थैंक यू।